चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो नोट्स है, नोट्स को डिस्कस में लेते हैं। और सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज अकाउंटिंग या मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के लिए हमारा कौन सा अकाउंटिंग बॉडी है जिसे हमें देखना चाहिए, और उस अकाउंटिंग बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट जानेंगे। उस अकाउंटिंग बॉडी के बारे में हम जानेंगे जो हमारे इस अकाउंटिंग के लिए रूल्स बनाता है। आई थिंक कि सबको दिख रहा है, विजिबल है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में क्या लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट। अब पहले इस चीज को समझे कि क्या कह दिया बाबू, अकाउंटिंग इज द आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है कला। और आर्ट, कला किसको कहते हैं? किसी भी सिस्टमेटिक प्रोसेस को हम आर्ट कहते हैं। यस और नो? किसी भी चीज के सिस्टमेटिक प्रोसेस को हम आर्ट कहते हैं। जैसे गाना तो सब लोग गाता है, हम भी गुनगुनाते होंगे, आप लोग भी गुनगुनाते होंगे, लेकिन क्या हमारे पास सिंगिंग आर्ट है? वाई क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सिंगिंग सीखी नहीं है, हमें सुर का पता नहीं है। यस और नो? हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि हाउ टू यूज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट? हम ये सब कुछ नहीं जानते हैं। तो बात यह है कि हम गाते तो हैं, ठीक है, बाथरूम सिंगर तो हैं, लेकिन हम सिंगर नहीं हैं। तो सिंगर जो है वो क्या है भाई? वो है आर्टिस्ट। तो सिंगिंग क्या है? एक आर्ट है। सिंगिंग क्या है? आर्ट है। और जो सिंगिंग कर रहा है, ठीक है, जैसे कुमार सानू, जैसे सोनू निगम, ये लोग क्या हो गए? आर्टिस्ट हो गए। क्या हो गए? ये लोग क्या हो गए? आर्टिस्ट हो गए, जिसको हम लोग सिंगर कहते हैं। बट सिंगर इज द आर्टिस्ट ऑफ सिंगिंग, ठीक है। सिंगर जो है वो क्या करता है? जितने भी सिंगिंग के टूल्स हैं उनको वो क्या करता है बताइए? एक ऑर्गेनाइज तरीके से यूज करता है, एक सिस्टमेटिक वे में उसको यूज करता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम? सिंगर। हम लोगों को कोई सिंगर बोलेगा क्या? हैं? क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि हम लोग को सिंगिंग के बारे में पता नहीं है। उसी तरह से अकाउंटिंग जो करेगा वो कौन कहलाएगा पता है? अकाउंटिंग करने वाले को हम लोग अकाउंटेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अकाउंटेंट बोलेंगे। अकाउंटिंग करने वाले को क्या बोलेंगे? अकाउंटेंट बोलेंगे। सिंगिंग करने वाले को क्या बोलते हैं? सिंगर। तो अकाउंटिंग करने वाले को क्या बोलेंगे? अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट क्या करेगा? आर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो नॉलेज है ये आसानी से कॉमनली सबके पास नहीं होती है। ये जो पढ़ेगा, ये जो सीखेगा उसी को जानेगा। जो नहीं पढ़ेगा, नहीं सीखेगा, वो इस चीज को नहीं जानेगा। तो आप पढ़ रहे हैं, आप जब सीख लेंगे और जब उसको प्रैक्टिकल शेप देंगे तो वो क्या हो जाएगा? आर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो कहता है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल डाटा एंड इकोनॉमिक इवेंट एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। कहता है कि अकाउंटिंग क्या है बच्चे? आर्ट है। किस बात का आर्ट है? तो रिकॉर्डिंग करने का आर्ट है, क्लासिफाइंग करने का आर्ट है, समराइज करने का आर्ट है। और ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करते किसका है? फाइनेंशियल डेटा और इकोनॉमिक इवेंट। मीन्स बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक इवेंट और फाइनेंशियल डाटा। फाइनेंशियल डाटा वो डाटा जो
इन टर्म्स ऑफ मनी है, इन टर्म्स ऑफ मनी है। यानी बच्चे हम अकाउंटेंसी के अंदर केवल और केवल मॉनेटरी वैल्यू को लिखते हैं। अकाउंटेंसी के अंदर किस चीज को रिकॉर्ड करते हैं बाबू? मॉनेटरी वैल्यू को। हम रुपया लिखेंगे, 1000, 1,00,000, 10,000, ये रुपया लिखने का काम करेंगे। अगर 1000 हम क्वांटिटी अगर बेच रहे हैं, क्वांटिटी यूनिट अगर बेच रहे हैं, तो 1000 यूनिट हम अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अकाउंटेंसी में हम किसको रिकॉर्ड करेंगे? इस 1000 का 1000 क्वांटिटी का जो वैल्यू होगा, मॉनेटरी टर्म्स जो होगा, मॉनेटरी वैल्यू जो होगा, उसको लिखेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो फाइनेंशियल डाटा का मतलब मॉनेटरी टर्म, यानी पैसा ही लिखा जाता है इसमें। और जिस फाइनेंशियल डाटा को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, उससे एक रिजल्ट निकलता है। क्या निकलता है? रिजल्ट। और रिजल्ट किस टर्म में निकलता है बताइए? रिजल्ट बच्चे किस टर्म में निकलता है? प्रॉफिट या? तो प्रॉफिट और लॉस का हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस यानी अपने रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब क्या होता है पता है किसी को? एनालिसिस का मतलब होता है कि हम अपने रिजल्ट को एनालाइज करें कि एज पर एक्सपेक्टेशन हमारा रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। समझ रहे हैं? तो एनालिसिस का मतलब जो हमारा रिजल्ट आया है और जो हमने पूरे ईयर एक्टिविटीज की है, उस एक्टिविटीज का रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन आया है या बिलो एक्सपेक्टेशन आया है या ओवर एक्सपेक्टेशन आया है। जैसे अगर हम कहें कि आप सबों ने मैट्रिक एग्जाम दिया, अनफॉर्चुनेटली एग्जाम कैंसिल हो गया, राइट? कोई बात नहीं है। 9th का एग्जाम दिए होंगे, 9th का भी एग्जाम नहीं दिए, क्यों बाबू? क्या हो गया उसमें? चलो भाई, तब तो सारा चीज बोनस में मिल रहा है नहीं? सब चलिए, ये सब बोनस में मिल रहा है, लेकिन जीवन का सक्सेस जो है वो बोनस में नहीं मिलने वाला है। आई बात समझ में? तो लाइफ में सक्सेस पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़े कड़े एग्जाम देने पड़ेंगे, और तब जा कर के होगा। आप देख रहे होंगे कि 10th का भले ही एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और कहा गया कि जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसके आधार पे देंगे, राइट? लेकिन 12th वालों का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ क्या? उनको तो कहा जा रहा है भाई आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। खैर, तो जो भी रिजल्ट निकलता है, चाहे चलो भाई 9th का एग्ज़ाम आपने नहीं दिया, 8th का एग्ज़ाम तो दिया होगा, रिजल्ट आया, एनालाइज किए रिजल्ट को, क्या था? जितना चाहते थे उतना आया या जितना चाहते थे उससे कम आया? उससे ज्यादा नहीं आया। संतुष्ट हैं? क्या चाहेंगे फ्यूचर में? उतना आ जाए कि और ज्यादा आए? क्या करेंगे उसके लिए? मेहनत करेंगे। मेहनत तो आप 8th में मेहनत नहीं किए थे, तो फिर कैसे करेंगे? तो जो 8th क्लास के जो आपके पढ़ाई के जो शेड्यूल थे, 8th क्लास के जो आपके पढ़ाई करने के तरीके थे, उनमें क्या करना पड़ेगा? कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, कुछ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ताकि आप क्या करेंगे? फ्यूचर में अच्छा करेंगे। बोलिए। यानी कुछ तो जैसे आप लोग 4 स्टूडेंट होंगे फ्रेंड,
तो आपको थोड़ा कम आया होगा, तो आपके फ्रेंड को ज़्यादा आया होगा, या आपको ज़्यादा आया होगा, आपके फ्रेंड को कम आया होगा, राइट। तो बैठ करके हम एनालिसिस करेंगे ना कि हमारा मेरिट और डिमेरिट क्या है। तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना है, अपने डिमेरिट से ईयर आफ्टर ईयर, डे आफ्टर डे क्या करना है, सुधारना है। क्योंकि आप कमियों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप कमियों को दूर करके आगे बढ़ सकते हैं। आई बात समझ में? तो वही चीज यहां पे लिखा जा रहा है, जरा समझेंगे कि जब हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे, समराइज करेंगे, किसका, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डाटा का, और जो उसका रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट का हम एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रिटेशन करेंगे। एनालिसिस मतलब विश्लेषण करेंगे, और इंटरप्रिटेशन का मतलब उसके बारे में हम व्याख्या करेंगे। तो ये पाएंगे कि ये व्याख्या और इंटरप्रिटेशन किस लिए किया जा रहा है, इकोनॉमिक डिसीजन के लिए, यानी फ्यूचर में इकोनॉमिक डिसीजन के लिए। तो अकाउंटिंग किस लिए करते हैं, ये बात समझ में आई? आपसे पूछा जाए व्हाट इज अकाउंटिंग, तो आप शॉर्ट टर्म में क्या बोलेंगे पता है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। किसका? फाइनेंशियल डाटा और इकोनॉमिक इवेंट का। आज हम आपको नहीं समझाने जाएंगे कि रिकॉर्डिंग क्या है, क्लासिफाइंग क्या है, समराइजिंग क्या है, नहीं समझाएंगे। ये समझाएंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ दिखाई दे रहा है रिकॉर्डिंग, यहाँ दिखाई दे रहा है क्लासिफिकेशन, यहाँ दिखाई दे रहा है समराइजिंग, राइट। यहाँ पर आपको थोड़ा समझ में आएगा। आज आपको केवल क्या करने हैं बच्चे, रटने हैं। क्या करने हैं? रटने हैं। नर्सरी में जब आप गए हुए थे तो आपको पहले दिन बताया गया था क ख ग घ, राइट। आप उस दिन सर से पूछे थे क्या कि क क्या होता है, हैं? तो आज आप भी नहीं पूछिएगा कि क क्या होता है, राइट। आप सिर्फ इतना जानिएगा कि अकाउंटिंग का अगर आपसे मीनिंग पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग the financial data and economic event and analysis and interpreting the results thereof for making economic decision, right। बस ये डिफिनीशन हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे, वो भी नॉन स्टॉप, यानी सोच सोच के नहीं बोलना है। ऐसा याद करना है कि एक बार बोलना शुरू किए तो फर्राटेदार बोल दिए। क्लियर? अब चलिए, अब थोड़ा सा हम आपको अकाउंटिंग के हिस्ट्री में लेके चलते हैं। किसके हिस्ट्री में? अकाउंटिंग के हिस्ट्री में। अकाउंटिंग का हिस्ट्री अगर जानेंगे आप तो अकाउंटिंग ऐसा नहीं है कि आज मॉडर्न कल्चर में हम अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। अकाउंटिंग कई वर्षों से चलता आ रहा है। आप लोग सुने होंगे कि राजा महाराजा की कहानी सुने होंगे। राजा महाराजा के दरबार में क्या होते थे? मुंशी हुआ करते थे, मुंशी जी। इस पोस्ट को सुने हैं? तो मुंशी का काम क्या होता था? मुंशी का काम क्या होता था? हिसाब किताब करना। आप लोग नहीं सुनी हैं? बोलिए। अच्छे कोई मूवी देखे हैं जिसमें कोई किसी को पैसे देने लेने का काम होता था और वो एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा रखता था और एक टेबल रख करके और लोगों को पैसे देने लेने का काम करता था और एक कॉपी में लिखता था? किस फिल्म में देखे हैं? नई मूवी में नहीं देखे हैं? नई मूवी का नाम बताएं हम। विवाह फिल्म देखे हैं? और वो जो
वो जो हीरोइन है ना, हीरोइन के घर पे एक मुंशी हैं चश्मा लगाए हुए। समझ में आ रहा है? तो मुंशी साहब, तो पहले मुंशी कहा जाता था, और आज मॉडर्न में उनको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अकाउंटेंट। क्या कहते हैं? अकाउंटेंट। और हिंदी में क्या कहते हैं? लेखापाल। हिंदी में क्या कहते हैं? लेखापाल। ठीक है, अंग्रेजी में अकाउंटेंट, और अगर पुराने विचारधारा और पुराने शब्दों में अगर कहा जाएगा तो क्या कहेंगे उसको? जल्दी बताइए। मुंशी जी, मुंशी जी। ठीक है ना? तो ये अकाउंटेंसी का हिस्ट्री जो है ये बहुत पुराना है। अगर अकाउंटेंसी को समझना है तो सबसे पहले हमको एंशिएंट हिस्ट्री समझना चाहिए। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री क्या था? एंशिएंट हिस्ट्री था कि भाई लोग पहले क्या थे? आदमी थे क्या? आदमी कहाँ थे? आदमी तो थे नहीं, उनकी प्रजातियां अलग थी। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो चिंपैंजी का रूप थे, सभी चीज कच्चा खाते थे, कुछ भी उगाते नहीं थे, सब चीज कच्चा ही खाते थे, फल वगैरह, मांस वगैरह। लेकिन धीरे धीरे हमारा क्या हो गया? मेंटल डेवलपमेंट हुआ, और हम लोगों ने क्या किया? कच्चा चीज खाना बंद किए। और जब हमारा इनोवेशन हुआ किसका? फायर का, अग्नि का, तो उस समय से हम क्या करने लगे? मांस वगैरह पका के खाने लगे। यस, धीरे धीरे हमारी बुद्धि होती गई और हम अब कच्चा चीज खाने के बजाय पका चीज खाने लगे और खेती करना प्रारंभ किए। एग्रीकल्चर शुरू हुआ। उस समय में क्या होता था कि सभी लोग, आज भी हमारी जरूरत की जितने चीजें हैं, क्या हम सभी प्रोडक्ट बना सकते हैं? सभी चीज बना सकते हैं? जितने चीज हम यूज करते हैं, क्या हम सभी चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं। हम किसी एक चीज को प्रोड्यूस करेंगे और उसको बेच करके मनी अरेंज करेंगे, मनी कलेक्ट करेंगे, और उस मनी से हम बाकी सारी चीजों को क्या करेंगे? खरीदने का काम करेंगे। आई बात समझ में? तो उस समय में भी जब खेती शुरू हुई तो कोई दाल की खेती करता था, कोई गेहूं की, कोई मक्के की, इस तरह से कोई आलू, सब्जी, इन सभी की खेती करता था। लेकिन हमेशा ही क्या होता था? आलू वाले के पास दाल की कमी रहती थी, दाल वाले के पास आलू की कमी, इन सबों के पास, किसी के पास चावल है तो चावल वाले के पास दाल आलू की कमी, आलू और दाल वाले के पास चावल की कमी होती थी। तो उस समय में ये लोग क्या करते थे? एक्सचेंज कर लेते थे, गुड्स टू गुड्स। क्या कर लेते थे? गुड्स टू गुड्स। हाँ, गुड्स टू गुड्स में एक्सचेंज कर लेते थे। यानी कहते थे कि ठीक है भैया, हमारे पास आलू है, तुम्हारे पास दाल है, ये ले आलू और बदले में दे मुझे दाल। ठीक है, दाल वाले को चावल जरूरी है, चावल वाले को दाल। तो क्या हो गया? दाल के बदले चावल का एक्सचेंज हो गया। यस, क्यों? क्योंकि उस समय में मनी का इनोवेशन नहीं हुआ था, मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था। राइट। लेकिन जब जैसे जैसे लोगों की बुद्धि बढ़ती गई, मनी का आविष्कार हुआ, तो भाई क्या होने लगा कि भाई अपने सामान वो पैसे में बेचते थे और भी उन पैसों से फिर अपनी जरूरत की सामान खरीदते थे। राइट। तो आप देख रहे हैं कि एक्सचेंज का जो वो सिस्टम है वो आज से तो नहीं है, शुरू से है। तो पहले जो एक्सचेंज हुआ करता था उसको हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम। पहले जो एक्सचेंज होता था उसको क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। आपसे पूछेंगे व्हाट इज बार्टर सिस्टम, तो आप बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गुड्स इज नोन एज बार्टर सिस्टम। यानी जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग क्या करते थे? अपनी जरूरत की चीज दूसरे से क्या करते थे? एक्सचेंज कर लेते थे। यानी अपनी फालतू वस्तु उनको दे देते थे और उनसे जरूरत की वस्तु ले लेते थे। एग्जाम्पल समझने के लिए आपको क्या बताएं कि मेरे पास दाल है, मैंने दाल की खेती की है। राइट। और लेकिन क्या दाल खा के रह जाएंगे कि चावल भी चाहिए? और जिसने चावल उगाया हो केवल चावल खा के रह जाएगा कि उसको दाल भी चाहिए?
तो हम चावल वाले को दाल दे देंगे और चावल वाले से चावल ले लेंगे। बात समझ में आई? अब चावल वाले के पास भी चावल दाल हो गया, बोलो। अब मेरे पास भी चावल दाल हो गया, तो क्या चावल दाल खा के रह जाएंगे कि सब्जी भी चाहिए? तो सब्जी कहाँ से लाएंगे? तो सब्जी वाले जो सब्जी उगाता है उसको ढूंढेंगे। तो उस सब्जी वाले को क्या चाहिए जी? सब्जी वाले को दाल चाहिए, हैं? तो हम चावल दे करके सब्जी नहीं ना लेंगे, दाल दे करके सब्जी लेंगे, क्योंकि चावल तो हम खुद ही लिए हैं? तो हम जो उगाए हैं वो दे देंगे दाल, और सब्जी उससे ले लेंगे। और सब्जी वाले के पास मिल गया सब्जी और दाल, तो उसको चावल नहीं चाहिए, तो चावल वाले के पास जाएगा और चावल वाले को सब्जी दे देगा और चावल ले लेगा। अब तीनों के पास क्या अवेलेबल हो गया बताओ? चावल सब्जी हो गया, हैं? तो इस तरह से क्या होते थे, लोगों की जरूरतें पूरी की जाती थी। और इस सिस्टम को हम क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम में क्या था, लोग पहले क्या होते थे, इतने मतलब कैलकुलेटिव नहीं थे। पहले लोग इतने कैलकुलेटिव नहीं थे। आप बताओ 1 किलो दाल महंगा कि 1 किलो चावल महंगा? तो बताओ हम 1 किलो दाल दे करके 1 किलो चावल ले ले तो बहुत बढ़िया, तो हम तो बेवकूफ हैं। तो पहले के लोग सच में ऐसे ही बेवकूफ थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जब हमारा, आप सुने होंगे कि धीरे धीरे अग्नि का आविष्कार हुआ, फिर मनी का आविष्कार हुआ। कुछ मापने के लिए हमारे पास कोई यंत्र नहीं था मेजरमेंट के लिए, तो हमने क्या किया, लंबाई चौड़ाई को मापने के लिए मीटर का आविष्कार किया, हैं? लिक्विड चीज़ों को मापने के लिए लीटर का आविष्कार हुआ, यस और नो? तब तराजू का आविष्कार हुआ। अब लोग समझने लगे कि अच्छा जी अब तो समझ में आ गया, अब तो भाई हम क्या करेंगे, वह इसका वैल्यू लगाएंगे और इसको वजन करके देंगे, राइट? और यहां पर से शुरू हुआ हमारा रियल एक्सचेंज। क्या हुआ शुरू? रियल एक्सचेंज शुरू हुआ, और उस समय से हमारे बिजनेस शुरू हो गए, राइट? तो ये है हमारा हिस्ट्री अकाउंट्स का। तो अकाउंट्स आज से चला आ रहा है या अकाउंट्स राजा महाराजा के समय से चले आ रहा है, या उससे भी पहले से चला आ रहा है? बताइए। हाँ, जब से अब मनुष्य जो योनि का जन्म हुआ है मनुष्य में, जब से मनुष्य हुए हैं तब से ये बिजनेस एक्सचेंज होता आ रहा है। लेकिन हम किस एक्सचेंज को रिकॉर्ड करेंगे? वो एक्सचेंज जो मनी में इन्वॉल्व है, जो मनी में इन्वॉल्व है। अब मनी में इन्वॉल्व है, इसको लिखना जरूरी क्या है? अरे भाई मेरा सामान है भाई, हम दूसरे को दें लें, उससे हमको दूसरे को क्या फर्क पड़ता है? यस और नो? नहीं फर्क पड़ता है। पहले राजा महाराजा जनता प्रजा पर शासन करते थे, आज सरकार जो है वो हम पे शासन करती है। पहले राजा महाराजा कर लिया करते थे, टैक्स लिया करते थे। ब्रिटिशियन जो है वो इंडियंस से क्या करते थे? टैक्स लेते थे। आज हमारा गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है, यस और नो? लगान फिल्म देखे हैं ना? तो लगान फिल्म से ये सीख मिली होगी और कुछ हिस्ट्री जानने को मिला होगा कि जब हमारे उस समय में जब अंग्रेज शासन करते थे तो हमारे देश के नागरिकों को क्या करते थे? मजदूर की तरह, उससे भी भयानक तरीके से खटवाते थे, काम करवाते थे, और उनसे कर के रूप में क्या लेते थे? अनाज, राइट? और उसी में क्या हुआ था, लगान फिल्म में ही था कि क्रिकेट मैच जीतना है तो वो लगान माफ हो जाएगा, और अगर लगान ये मैच नहीं जीता तो आपको 2 गुना लगान देना पड़ेगा, यानी टैक्स देना पड़ेगा। तो अंग्रेज तो भाग गए, गांधी जी ने अंग्रेजों को तो भगाया, लेकिन अंग्रेज के जगह एक दूसरा अंग्रेज, इंडियन अंग्रेज ले आकर के धरती पर रख दिया, जिसको हम बोलते हैं सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। एक व्यक्ति पैसा कमाता है और उसके कमाए हुए पैसे पे डिफरेंट तरह के टैक्स लगते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं रोड टैक्स,
हाउसिंग टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सारे टैक्स लगते हैं। यस। और गवर्नमेंट कहती है कि भैया आप जो कमा रहे हो ना और जो खर्च कर रहे हो इसका हमें हिसाब दो, और अपना बताओ कि तुम्हारा नेट इनकम कितना हुआ, और नेट इनकम जितना होगा उसका एक सर्टेन परसेंट तुम हमको टैक्स के रूप में दो। बात समझ में आ रही है? तो अकाउंटेंसी इसलिए जरूरी है ताकि हम सरकार को सही सही टैक्स का क्या कर सकें, पेमेंट कर सकें। और अगर हम सरकार को सही टैक्स पेड नहीं करेंगे तो सरकार क्या करेगा, इनकम टैक्स का रेड करवाएगा हमारे बिजनेस पर, हमारे घर पर। हाँ, हमको जेल ले जाएगा, हमको पेनल्टी करेगा और हमें फाइन करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना है, अकाउंटेंसी करना है। चाहे आप इनकम बिजनेस से कर रहे हो, चाहे आप इनकम प्रोफेशन से कर रहे हो, चाहे इनकम आप एम्प्लॉयमेंट से कर रहे हो, किसी भी प्रकार से यदि आप इस भारतवर्ष में पैसा कमा रहे हैं तो उस कमाए हुए पैसे पर सरकार को क्या देना है, टैक्स। और टैक्स देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा। यानी अकाउंटिंग का मतलब आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से आपको इनकम जनरेट हुआ और आपने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए, और पैसे खर्च करने के बाद आपका पास बचा कितना, जितना बचा उस पर आप एक सर्टेन परसेंट से टैक्स दो। समझ में बात आई? तो उस समय में तो अंग्रेज थे हमारे यहाँ, लेकिन अंग्रेज चले गए। कब चले गए जी? 1947 में। तो 1947 में जब अंग्रेज चले गए तो उस समय में हम पार्शियल इंडिपेंडेंट थे या फुल्ली? फुल्ली इंडिपेंडेंट थे या पार्शली? माने पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके थे, ये आंशिक रूप से पार्शियली थे। फुल्ली कब हुए? हाँ, रिपब्लिक हुआ, राइट, वेरी गुड। कब हुआ? कब, ईयर? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो 1947 में अंग्रेज हमारे यहाँ से खदेड़े गए, चले तो गए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे सामने एक चुनौती रखी। वो रखी कि भाई देश कानून से चलता है, देश एक संतुलित पैसों के हिसाब किताब से चलता है। तुम एक संविधान बनाओ, तुम एक कानून बनाओ, और जब वो कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको एक्सेप्ट कर लेगी तब आप होली फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और फिर 1947 में अंग्रेज़ों के जाने के बाद हमारे देश के महान महान लोग जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये क्या कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन लोगों की एक कमेटी बनी जिन्होंने लगभग 1.5 साल कुछ महीने तक इन्होंने क्या किया, संविधान लिखा। और लास्टली संविधान जब हमारा 25 जनवरी 1915 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद से हम 26 जनवरी 1950 से हम क्या बनाने लगे, रिपब्लिक डे मनाने लगे। यस। तो बच्चे जो हैं वो पूरे रिपब्लिक डे में पूरे झंडा को पूरे रोड पर से लेकर के मोटरसाइकिल, साइकिल सब पे लगा लेते हैं। बट क्यों लगाते हैं ये बहुत कम लोगों को पता होता है। रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं और इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, राइट? तो बताओ 1947 और 1950 के बीच में कितने ईयर, लगभग 2.5 साल का गैपिंग है या नहीं है? अब 2.5 साल के गैप में जब ये लोग संविधान लिख रहे थे तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने पाया कि ठीक है जी, हम तो सब चीज़ के लिए कानून बना लेंगे, लेकिन घर चलाने के लिए जिस तरह से पैसे कमाने होते हैं और फिर उन पैसों को सभी के ज़रूरतों पे खर्च करना होता है, तो हमारे इस सरकार में पैसों का हिसाब किताब कौन रखेगा?
तो एक वित्त मंत्रालय बनाया गया। कौन सा मंत्रालय बनाया गया? वित्त मंत्रालय, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और फाइनेंस मिनिस्टर आज के समय में कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड, निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो इन फाइनेंस मिनिस्टर ने ये देखा कि ठीक है भाई, अगर हमें टैक्स के रूप में अगर अपना रेवेन्यू लेना है तो टैक्स के लिए कोई कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो टैक्स के लिए कानून बनाने का काम कौन करेगा? तो टैक्स के लिए एक कानून बनाने का काम करेगा जो अकाउंटिंग बॉडी होगा, जिसे हम बोलते हैं ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ICAI सबसे पहले गठित की गई 1949 में। ठीक है ना, 1949 1 जुलाई। कब ICAI का गठन कब हुआ? 1 जुलाई 1949। इसी डेट को ICAI गठित हुई, जो हमारे देश के लिए टैक्स का कानून बनाई। और टैक्स का कानून यानी किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे और उस अकाउंटिंग पे किस तरह से टैक्स दिया जाएगा। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री जो हमें देती है वो यही ICAI देती है। समझ में बात आई? तो अकाउंटेंसी बहुत पहले से चला आता है, लेकिन इस अकाउंटेंसी को एज ए कॉन्सेप्ट जिसने इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम था लुकास पेसियोली। क्या नाम था? हाँ, लुकास पेसियोली, जिन्होंने 1490 में 1490 में क्या किया था? अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट पब्लिश किया था। अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। राइट? तो हमारे यहाँ अकाउंटिंग बॉडी कब आया? 1949 में। कब आया? लेकिन उससे पहले हम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट का अकाउंटिंग बॉडी मानते थे, और उसके द्वारा जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बनाए गए थे उसको फॉलो करते थे। ओके, खुशबू ईयरफोन ऑफ कीजिए। हाँ बोलिए प्रणीत, आप कुछ पूछ रहे हैं? समझ में बात आ रही है? तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आपसे हम कल सिर्फ सुनेंगे सिर्फ मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में आप क्या बताएंगे? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल डाटा एंड इकोनॉमिक इवेंट, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, देयरफॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। ये एकदम याद रहना चाहिए। ओके, और आप लोग सभी एक हफ्ते रेगुलर क्लास कीजिए, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। एक हफ्ते अगर में बीच में अगर आप गैप करेंगे तो फिर आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो आप सभी 100% डिटरमाइन है कि हमको कॉमर्स ही लेना है। मतलब कोई ऐसा नहीं ना है जो कि ये सोच रहा होगा कि चलो जी कुछ दिन पढ़ करके देखते हैं, अच्छा लगेगा तो पढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। ओके, बाकी क्लासेस कल देंगे और फिर कल से रेगुलर क्लासेस आपके अब 1 by 1 ग्रेजुअली हम लोग नोट्स में आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज हम लोग जाने हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग का बैकग्राउंड, हिस्ट्री जाने हैं। अकाउंटिंग को सबसे पहले इन ईयर 1490 में कौन शुरू किया? लुकास पेसियोली, जो इटली के रहने वाले थे। तो बुक्स तो आप लोगों के पास नहीं है, कोई बात नहीं है, बुक्स नहीं है तो क्या करेंगे? जो नोट्स है ना, यही अभी पढ़ेंगे 1 महीने तक। 1 महीने तक इसी नोट्स को पढ़ेंगे, और तब 1 महीने के बाद अगर बुक स्टॉल अगर खुल गया तो फिर हम लोग बुक भी खरीद लेंगे। ओके ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।